एपिसोड 84। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। काफी देर तक अपनी बहन की तस्वीर को देखने के बाद कुणाल ने तस्वीर को वापस अपनी पैंट की पॉकेट में रख दिया और रूम में आकर बेड पर लेट गया। अभी भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह कल बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। काफी देर तक जागते रहने के बाद आखिर में उसकी आंख लग गई और वह भी सुकून से सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग ख्वाहिश अंगड़ाई लेकर उठकर बैठ गई। उसने आसपास नजर घुमाकर देखा तो अर्थ इस वक्त उसके आसपास नहीं था। ख्वाहिश ने मुंह बनाते हुए कहा, हमेशा पहले ही उठकर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अरे बॉडी बनाने के लिए जाते हैं ताकि और भी ज्यादा हैंडसम लग सके। हम तो पहले से उनके दीवाने हैं। पता नहीं और कितना दीवाना बनना चाहते हैं हमें। कहते हुए ख्वाहिश उठकर खड़ी हो गई। बेड से नीचे उतरते ही उसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। ख्वाहिश ने अपने सर को पकड़ते हुए कहा, हमें ऐसा क्यों लग रहा है? कहते हुए ख्वाहिश दोबारा बेड पर बैठ गई। काफी देर के बाद उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ तो उठकर खड़ी हो गई और बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। कुछ देर बाद जब ख्वाहिश बाथरूम से बाहर आई तब तक अर्थ जिम से वापस आ चुका था। उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीगी हुई थी और इस वक्त वह काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। अर्थ को देखते ही ख्वाहिश ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मिस्टर हैंडसम क्या कहते हो? आपको देखते ही दिल आपको खाने को करता है। ख्वाहिश की बातें सुनकर अर्थ ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर ख्वाहिश की तरफ देखा और तेज कदमों से चलता हुआ ख्वाहिश के पास आ गया। अर्थ को अपने पास आते हुए देखकर ख्वाहिश के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अर्थ के ऊपर झपट्टा मारते हुए कहा, माना कि हम बहुत खूबसूरत है, पर यह क्या बात हुई? ख्वाहिश की बात को इग्नोर करके ख्वाहिश के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए अर्थ ने कहा, ख्वाहिश क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? अर्थ की बात सुनकर और उसके चेहरे के सीरियस एक्सप्रेशन देखकर ख्वाहिश ने कंफ्यूज होते हुए कहा, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, कुछ नहीं। ख्वाहिश ने अर्थ की मस्कुलर चेस्ट पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, हमारी नीयत पहले से खराब है और हमारी गंदी नजर तो हमेशा आप पर ही बनी रहती है। कुछ कर देंगे तो फिर आप ही कहोगे कि हमारी इज्जत लूट ली। हमारी इज्जत लूट ली। ख्वाहिश की बात है सुनकर अर्थ की आंखें छोटी हो गई। ख्वाहिश ने दांत दिखाते हुए कहा, जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाए। आपको ऐसे देखने के बाद दिल में कुछ कुछ होता है। अर्थ ने अपना सर हिला दिया और वहां से फ्रेश होने के लिए रूम में चला गया। ख्वाहिश भी अपने कपड़े चेंज करने के लिए क्लोजेस्ट में चली गई। श्रीवास्तव मेंशन में कुणाल सुबह जल्दी ही उठ गया था। इस वक्त वह ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर रेडी हो रहा था। उसने घड़ी में टाइम देखा। इस वक्त घड़ी में सुबह के 8 बजे बज रहे थे। वह 10 बजे का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने अपनी शर्ट के बटन बंद करके खुद से कहा, बस 2 घंटे, उसके बाद सारा सच मेरे सामने होगा। कहते हुए कुणाल ने अपना मोबाइल उठाया और अपने फादर केतन श्रीवास्तव का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से केतन ने कॉल उठाते हुए कहा, कुणाल वेयर आर यू? मैं आपको ही कॉल करने वाला था। अपने पापा की बात सुनकर कुणाल ने कहा, व्हाट हैपेंड डैड, क्या हुआ? केतन ने परेशानी भरी आवाज में कहा, आई डोंट नो मेहिका, उसकी तबीयत फिर से खराब हो गई थी। डॉक्टर अभी अभी उन्हें चेक करके गए हैं। पता नहीं वह पूरी तरह से ठीक कब होगी। केतन जी की बात है सुनकर कुणाल ने उन्हें शांत करते हुए कहा, बस एक बार हमारी प्रिंसेस हमें मिल जाए, उसके बाद मॉम भी ठीक हो जाएगी। प्रिंसेस के जाने के बाद से ही मॉम को गहरा साथ में लगा है, जिससे आज तक वह नहीं निकल पाई है। आप टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी मैं सच्चाई का खुलासा करके रहूंगा। हमारी प्रिंसेस हमसे अब ज्यादा दूर नहीं है डैड। कहते हुए कुणाल की आंखों के सामने ख्वाहिश का चेहरा घूमने लगा। उसने घड़ी में टाइम देखा तो उसे ऑफिस पहुंचने में यहाँ से 1 घंटे का वक्त लगने वाला था। उसने कहा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मॉम का ध्यान रखिएगा और मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुणाल श्रीवास्तव मेंशन से श्रीवास्तव कॉर्पोरेशन के लिए निकल गया। उनके कॉर्पोरेशन की में ब्रांच दिल्ली में थी, पर कुछ साल पहले उन्होंने मुंबई में भी अपनी ब्रांच ओपन की थी। रास्ते में भी कुणाल लगातार कबीर से कॉल करके एक ही बात पूछ रहा था कि रिपोर्ट कब तक आएंगे। कबीर उसे बात पता कर थक चुका था कि रिपोर्ट 10 बजे तक आएगी, तो कुणाल ने कबीर को धमकी भी दे दी थी कि अगर रिपोर्ट्स आने में 10 बजे से 1 मिनट भी ज्यादा लगा तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। बेचारा कबीर खुद रिपोर्ट्स लेने के लिए अस्पताल पहुंच गया था ताकि 1 मिनट की भी देरी न हो, क्योंकि वह अपने बॉस के पागलपन से अच्छे से वाकिफ था।
पिछले 15 सालों से वह अपनी बहन को ढूंढ रहा था और अब जब फाइनली वह अपनी बहन को ढूंढने के काफी नजदीक आ चुका था तो उसके इमोशंस को कंट्रोल करना ना उसके बस में था, ना किसी और के बस में। जिंदल मेंशन में सभी लोग ब्रेकफास्ट कर चुके थे। डीजे ने ख्वाहिश की तरफ देखा, जिसका चेहरा काफी थका हुआ लग रहा था। उन्होंने ख्वाहिश का छोटा सा चेहरा अपने हाथ में भरते हुए कहा, ख्वाहिश सब ठीक है ना? ख्वाहिश ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर थकी हुई आवाज में कहा, पता नहीं, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, सर घूमता हुआ सा महसूस हो रहा है। ख्वाहिश की बात सुनकर डीजे ने परेशानी भरी आवाज में कहा, ठीक है, आपको कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप कल कॉलेज चली जाना। डीजे की बात सुनकर ख्वाहिश ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उनकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं हैंडसम दादू, आज कॉलेज में बहुत जरूरी काम है, इसलिए हमें कॉलेज तो जाना ही होगा। ख्वाहिश की बात सुनकर डीजे ने अर्थ की तरफ देखा, जो कि उनसे कुछ दूरी पर कॉल पर किसी के साथ बात कर रहा था। उन्होंने परेशानी भरी आवाज में कहा, कोई बात नहीं, अगर आपका काम इतना ही जरूरी है तो हम आपके टीचर से बात कर लेंगे, पर आपको आज कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, आप बीमार लग रहे हैं, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। डीजे की बात सुनकर ख्वाहिश ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं दादू, शायद कमजोरी हो गई है, हम बाहर का खाना आजकल कुछ ज्यादा ही खा रहे हैं ना, इसलिए, पर आप अर्थ को मत बताना वरना वह हमारे बाहर के खाने पर रोक टोक लगा देंगे। हम आज से पक्का बाहर का खाना नहीं खाएंगे और अपना पूरा ध्यान रखेंगे, पर प्लीज हमें कॉलेज जाने से मत रोकिए, बहुत जरूरी काम है, श्रुति और सानिया से भी बात करनी है, अगर हमें अच्छा नहीं लगा तो हम जल्दी वापस आ जाएंगे, पक्का प्रॉमिस, पर प्लीज हमें कॉलेज जाने दीजिए। ख्वाहिश की बात है सुनकर डीजे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अर्थ तब तक उनके पास आ चुका था। अर्थ को अपने पास आते हुए देखकर ख्वाहिश ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, अर्थ, क्या आप हमें कॉलेज छोड़ दोगे? अर्थ ने ख्वाहिश के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, क्या ठीक महसूस कर रही हो ख्वाहिश? ख्वाहिश ने मुस्कुराते हुए कहा, हम बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं, हमें कॉलेज जाना है, जल्दी से हमें कॉलेज छोड़ दो ना। अर्थ ने डीजे की तरफ देखा और अपना सर हिलाकर ख्वाहिश का हाथ पकड़कर उसके साथ वहां से बाहर चला गया। ख्वाहिश ने पीछे पलटकर आंख मारकर डीजे को कुछ इशारा किया। डीजे ने भी अपना सर हिला दिया। कुछ देर बाद अर्थ ख्वाहिश को लेकर कॉलेज पहुंच चुका था। ख्वाहिश अर्थ की गोद में बैठकर उसकी शर्ट की बटन के साथ खेल रही थी। अर्थ ने अपना चेहरा ऊपर उठकर ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट हैपेंड ख्वाहिश, आपको कुछ चाहिए? अर्थ के सवाल को सुनकर ख्वाहिश ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अपनी नीली नीली आंखों में मासूमियत भरकर अर्थ की तरफ देखा और आगे बढ़कर अर्थ के गालों पर अपने होंठ रखते हुए कहा, आई लव यू अर्थ, आई लव यू सो मच। कहते हुए ख्वाहिश ने मुस्कुराकर अर्थ की तरफ देखा और घर का दरवाजा खोलकर वहां से बाहर चली गई। अर्थ ने जाती हुई ख्वाहिश की तरफ देखकर अपना मोबाइल निकालकर किसी का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से जैसे ही उसके बॉडीगार्ड ने कॉल उठाया, अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, अपनी मैडम पर नजर बनाए रखना, अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हुई तो सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करना। ड्राइवर की तरफ देखा, ड्राइवर ने अपना सर हिलाया और कार स्टार्ट करके वहां से कर सिंगानिया मेंशन की तरफ मोड़ दी। आपने ख्वाहिश के पीछे बॉडीगार्ड लगाए हुए थे, जो कि स्टूडेंट के बीच में ख्वाहिश के आसपास ही रहते थे। दूसरी तरफ श्रीवास्तव मेंशन में कुणाल अपने बैठा हुआ था, लगातार घड़ी में टाइम देख रहा था। 9:30 बज चुके थे। कुणाल अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और अपने केबिन में चक्कर लगाने लगा। उसके लिए एक एक मिनट काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने इरिटेट हुए कहा, आज टाइम इतना ज्यादा क्यों लंबा हो रहा है, मतलब आधा घंटा बिकने में इतना वक्त। कहते हुए कुणाल कभी सोफे पर जाकर बैठता तो कभी अपने केबिन के गिलास वॉल के पास आकर खड़ा हो जाता। वह एक पल के लिए भी सुकून से बैठ नहीं पा रहा था। उसने इरिटेट होकर आखिर में कबीर का नंबर डायल कर दिया। कबीर ने कॉल उठाते हुए कहा, जी सर। कुणाल गुस्से भरी आवाज में कहा, तुमने कहा था कि 10 बजे मुझे फाइल्स मिल जाएगी, अभी तक रिपोर्ट मेरे पास क्यों नहीं आई? कुणाल की बात सुनकर कबीर ने कहा, बस मैं रिपोर्ट्स लेकर आपके पास ही आ रहा हूँ। कुणाल ने जैसे ही यह सुना उसने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, जल्दी आओ, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। याद रखना 10 बजे से 1 मिनट भी ज्यादा हुआ तो मैं तुम्हें छत से नीचे फेंक दूंगा। कुणाल की धमकी सुनकर बेचारे कबीर ने कार की स्पीड तेज करते हुए कहा, ओके बॉस, आप कॉल कट कीजिए, अगर मैं आपके साथ बात करूंगा तो मुझे और देर हो जाएगी। कबीर की बात सुनकर कुणाल ने कॉल कट कर दिया। 10 बजे बजने में अभी सर 5 मिनट बाकी थे। कुणाल गुस्से से अपने टेबल पर अपनी उंगलियों को पटक रहा था।
उसने चिल्लाते हुए कहा, कबीर आई किल यू। उसने इतना कहा ही था कि कबीर ने केबिन का दरवाजा खोला और दौड़ता हुआ अंदर आ गया। बेचारे की सांसें तेज चल रही थी। उसने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, बॉस मैं आ गया, 4 मिनट अभी भी बाकी है। कबीर को देखकर कुणाल ने गुस्से से उसके पास जाकर उसके हाथ से रिपोर्ट छीन ली। उसने रिपोर्ट की तरफ देखा, जहां पर रिजल्ट लिखा हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे। कबीर कुणाल की हालत को समझ सकता था। उसने खुद से कहा, पता नहीं रिजल्ट क्या होगा और बॉस का रिएक्शन क्या होगा। कुणाल जाकर अपने सोफे पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिपोर्ट को ओपन करे। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने गहरी सांस ली और रिपोर्ट को ओपन कर दिया। कबीर भी बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। कुणाल ने एनवेलप को फाड़ दिया था पर अब उसकी पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने कबीर की तरफ देखते हुए कहा, तुम पढ़ो और अगर पॉजिटिव हुआ तो मुझे बताना, वरना चुपचाप बाहर चले जाना। कुणाल की बात सुनकर कबीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और चुपचाप टेबल के पास आ गया। उसने जल्दी से रिपोर्ट्स को उठकर पढ़ना शुरू किया। कुणाल अपनी आंखों को बंद करके चुपचाप बैठा हुआ था। काफी देर तक जब कबीर ने कुछ नहीं कहा तो कुणाल के चेहरे पर निराशा नजर आने लगी। उसे लगा कि जरूर रिजल्ट नेगेटिव होगा और इस वजह से कबीर वहां से चला गया। कुणाल ने अपनी आंखें खोलकर कुछ कहने की कोशिश की, तभी कबीर ने चिल्लाते हुए कहा, बॉस रिजल्ट पॉजिटिव है। कबीर ने जैसे ही यह कहा, कुणाल ने हैरानी से कहा, क्या? कहते हुए उसने अपनी आंखों को खोलकर कबीर के हाथ से रिपोर्ट छीन ली और खुद पढ़ने लगा, जहां पर 50% डीएनए मैच हो रहा था, जिसका साफ मतलब था कि वह दोनों भाई बहन हैं। कुणाल की आंखों से आंसू की बूंदें रिपोर्ट पर गिर रही थी। कबीर पहली बार अपने बॉस को इतना ज्यादा इमोशनल होते हुए देख रहा था। उसने कुणाल के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, बॉस रिलैक्स हो जाए। ये तो खुशी की बात है कि मैडम आपकी बहन है। आप जिन्हें सालों से ढूंढ रहे थे, फाइनली वह आपको मिल चुकी है। कबीर की बात सुनकर कुणाल ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, वह मेरी बहन है, वह मेरी मिस्टी है। कहते हुए कुणाल को यकीन नहीं हो रहा था कि सच में उसे उसकी बहन मिल चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आ रही होगी। एपिसोड 85। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। कुणाल इस वक्त काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहन मिष्टी, जिसे वह पिछले 15 सालों से ढूंढ रहा था, जिसके लिए उसके परिवार ने हर एक मंदिर में अपना माथा टेका था, आज फाइनली उसे उसकी बहन मिल चुकी है। कुणाल की आंखों में इस वक्त आंसू की बूंदें नजर आ रही थी। कबीर ने अपने बॉस को कभी भी इतना ज्यादा इमोशनल होते हुए नहीं देखा था। उसने हिम्मत करके कुणाल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सर ये तो खुश होने की बात है ना, आप इतना ज्यादा इमोशनल क्यों हो रहे हैं? केतन सर और मैडम दोनों को पता चलेगा कि छोटी मैडम मिल चुकी है तो उन दोनों का क्या रिएक्शन होगा? मेहिका मैडम तो छोटी मैडम के गायब होने के बाद से जैसे हंसना ही भूल गई थी। कबीर की बात सुनकर जैसे कुणाल को कुछ याद आया। उसने जल्दी से मोबाइल उठाया, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कांपते हाथों से केतन जी का नंबर डायल किया और दूसरी तरफ से 2-3 रिंग के बाद केतन जी कॉल उठाते हैं। केतन ने कहा, हेलो। केतन जी ने इतना कहा ही था कि कुणाल ने रोना शुरू कर दिया। कुणाल को इस तरह से कॉल पर रोते हुए देखकर केतन जी हैरान हो गए। उनका बेटा ऐसे रोने वाले लोगों में से बिल्कुल भी नहीं था। केतन जी ने परेशानी भरी आवाज में कहा, कुणाल क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? कुणाल कुछ तो बोलिए। कुणाल कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। कुणाल की हालत देखकर कबीर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सर शांत हो जाए, इस तरह से अगर आप रोते रहेंगे तो सर को और घबराहट हो जाएगी, इसलिए प्लीज आप उन्हें जल्दी से सब कुछ बता दीजिए। उद्धरण चिन्ह। कबीर की बात सुनकर कुणाल ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत करके धीरे से कहा, पापा प्रिंसेस मिल गई, पापा हमारी प्रिंसेस मिल गई। केतन जी ने जैसे ही कुणाल की बात सुनी उनके कदम डगमगाने लगे। वह इस वक्त रूम की खिड़की के पास खड़े थे। उन्होंने खुद को संभालने के लिए खिड़की का सहारा लेकर कांपती हुई आवाज में कहा, क्या कहा आपने? प्रिंसेस मिल गई? हमारी प्रिंसेस, हमारी मिष्टी मिल गई। केतन जी की आवाज इस वक्त कांप रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी उन्होंने सुना है वह सब कुछ सच है। उनकी राजकुमारी जो 15 साल पहले खो गई थी, आज फाइनली उन्हें पता चल रहा था कि उनकी बेटी जिंदा है और उन्हें वापस मिल गई है। अपने पापा की कंडीशन को कुणाल अच्छे से समझ सकता है।
उसने अपनी माँ और अपने पापा को अपनी बहन के लिए तड़पते हुए देखा था। उसने अपने आंसू साफ करके मुस्कुराते हुए कहा, पापा ये सच है। हमें हमारी प्रिंसेस मिल चुकी है, हमें हमारी मिष्टी मिल चुकी है, पापा हमारी मिष्टी मिल चुकी है। कहते हुए कुणाल सोफे पर बैठ गया, क्योंकि अब वह खुद को और ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रख सकता था। केतन जी ने अपनी आंखों को बंद करके खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, कुणाल आप सच कह रहे हैं ना? कहीं ये कोई मजाक तो नहीं है ना? अगर आप हमसे मजाक कर रहे हैं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने पापा की बात सुनकर कुणाल ने हंसते हुए कहा, पापा आपको सच में लगता है कि मैं ऐसा मजाक कर सकता हूँ क्या? आपको सच में लगता है कि मैं प्रिंसेस को लेकर कोई मजाक करूंगा? मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप इस दिन का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पापा मैं सच कह रहा हूँ, हमारी प्रिंसेस मुंबई में है। और बस इतना कहते हुए कुणाल चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने पापा को कैसे बताए कि उनकी प्रिंसेस अंडरवर्ल्ड के डॉन के साथ रहती है। यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड के डॉन ने उनकी प्रिंसेस को गोद लिया हुआ है। कुणाल को चुप होते हुए देखकर केतन जी ने परेशानी भरी आवाज में कहा, कुणाल क्या हुआ, कुछ तो बोलिए, क्या कोई परेशानी की बात है? केतन जी की आवाज सुनकर कुणाल जैसे ही होश में वापस आया उसने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं पापा कोई परेशानी की बात नहीं है। आप और माँ जितनी जल्दी हो सके मुंबई आ जाए, मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। पहले मुझे सिर्फ शक था कि वह हमारी प्रिंसेस है, पर अब मेरे हाथ में डीएनए रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ मेंशन है कि मैं और वह दोनों रियल सिबलिंग्स है। कुणाल की बात सुनकर केतन जी ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल हम जितनी जल्दी हो सके मुंबई आ रहे हैं। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि हम मेहिका को कोई यह खबर कैसे दे। पता नहीं वह कैसे रिएक्ट करेगी। सालों से वह भगवान के सामने माथा टेक रही है कि हमारी प्रिंसेस हमें वापस मिल जाए और आज फाइनली वह दिन आ चुका है। हम जानते हैं कि हमारी मेहिका बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। आप खुद को संभालिए, हम जितनी जल्दी हो सके मुंबई आ रहे हैं। कहते हुए केतन जी ने कॉल कट कर दिया। वह मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद करके बार बार कुणाल की बातों को याद कर रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी प्रिंसेस मिल गई है। केतन जी अभी अपनी आंखें खोलने ही वाले थे कि उन्हें एहसास हुआ कि कोई चीज गिरी है। उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो पीछे एक खूबसूरत औरत जिसकी उम्र 40-45 साल के आसपास लग रही थी, किसी मूर्ति की तरह दरवाजे पर खड़ी थी। उसने एक खूबसूरत सी लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसके हाथ से आरती की थाली छूटकर नीचे गिर गई थी और वहां पर रखा हुआ कुमकुम दिया सब कुछ फ्लो पर भी गिर चुका था। केतन जी ने जैसे ही उस औरत की तरफ देखा उन्होंने उनकी तरफ अपनी कदम बढ़ाते हुए कहा, मेहिका। उस औरत ने दरवाजे के सहारे खुद को संभालते हुए कहा, क्या सच में हमारी मिष्टी? कहते हुए उस औरत यानी कि केतन जी की वाइफ मेहिका के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन और उनकी आंखों में आंसू देखकर केतन जी ने नीचे गिरे हुए कुमकुम की तरफ देखा और दूसरी तरफ से मेहिका के पास जाकर उन्हें गले से लगाते हुए कहा, आपने बिल्कुल सही सुना, हमारी प्रिंसेस हमारी मिष्टी जिंदा है। मेहिका हमारी मिष्टी मिल गई है। कहते हुए केतन जी ने मेहिका को मजबूती से गले लगा लिया। वही मेहिका जी के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। वह किसी जिंदा लाश की तरह अपनी जगह पर खड़ी थी। केतन जी ने उन्हें मजबूती से अपने सीने से लगाकर रोते हुए कहा, हम जानते हैं कि इस वक्त आप क्या महसूस कर रही है। आपने ये खबर सुनने के लिए 15 साल तक हर मंदिर में अपना माथा टेका है, हर भगवान के सामने अपने हाथ जोड़े हैं और आखिर में भगवान ने आपके सामने हार मान ही ली, हमें हमारी राजकुमारी वापस लौटा ही दी। कहते हुए केतन जी ने मेहिका का चेहरा अपने हाथ में भरकर देखा। मेहिका जी किसी जिंदा लाश की तरह खड़ी थी। उनकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे, पर उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। केतन जी ने प्यार से उनके माथे को चूमते हुए कहा, मेहिका ये रोने का वक्त नहीं है, बल्कि यह खुश होने का वक्त है। 15 साल बाद हमारी जिंदगी में हमारी खुशियां लौट कर आई है। अब हमारी जिंदगी से सारे गम के बादल हट ही जाएंगे। हमें मुंबई के लिए निकलना है। हमारी प्रिंसेस वहीं पर है। कुणाल ने उनके बारे में पता लगा लिया है। आप हमारे साथ आएगी ना मेहिका जी? जो कि अब तक चुप थी। कुणाल जी की बात सुनकर उन्होंने उनकी तरफ देखा और अगले ही पल जोर से रोना शुरू कर दिया। उन्होंने रोते हुए मजबूती से केतन जी को गले लगाते हुए कहा, हमारी मिष्टी, हमें हमारी मिष्टी के पास ले चलिए। हम अब और यहाँ पर नहीं रह सकते, हमें उनके पास जाना है। मेहिका जी के इमोशंस को केतन जी अच्छे से समझ सकते थे। उन्होंने प्यार से कहा, तो उसके लिए पहले रोना बंद कीजिए।
सोचिए कि आप इस तरह से मिलेगी हमारी प्रिंसेस से, अब तो वह बड़ी हो चुकी होगी, हमें यकीन है कि हमारी प्रिंसेस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की होगी, उनकी वह नीली आंखें और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई होगी। कहते हुए केतन जी मेहका की आंखों में देखा। मेहका जी की नीली आंखें समुद्र की तरह गहरी थी, जिन्हें देखकर कोई भी उनमें डूब जाए। कुछ देर बाद मेहका जी खुद को संभाल चुकी थी। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। केतन जी ने प्यार से कहा, हम चाहते हैं कि आपके चेहरे पर यह मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे। केतन जी की बात सुनकर मेहका जी ने आस भरी आंखों से उनकी तरफ देखा और एक प्यारी सी मुस्कुराहट से कहते हैं, अगर हमारी प्रिंसेस हमें मिल जाए तो हमें रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें बस उनके पास जाना है, जितनी जल्दी हो सके चलिए। अब हम अभी और यहाँ पर नहीं रख सकते। केतन जी ने कहा, हमें मुंबई चलने का इंतजाम कर दिया है, तब तक आप तैयार हो जाए, पता नहीं अब मुंबई से हम वापस कब लौटेंगे। मेहका जी ने अपना सर हाँ में हिलाया और अपने कपड़े पैक करने के लिए चली गई। एक साल कॉलेज। ख्वाहिश अर्थ को कॉलेज छोड़ने के बाद सीधा कैंटीन में टेबल पर आकर बैठ गई, क्योंकि उसे काफी ज्यादा थकावट महसूस हो रही थी। वह अपना माथा टेबल पर टिकाकर बैठी हुई थी कि तभी किसी ने उसकी पीठ पर मुक्का मारते हुए कहा, तू यहाँ पर क्या कर रही है? अचानक से किसी के मुक्का मारने की वजह से अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उसे श्रुति नजर आई, क्योंकि उसे घुरकर देख रही थी। श्रुति को देखकर भी ख्वाहिश ने अपना चेहरा दोबारा टेबल पर टिका दिया। ज्योति ने ख्वाहिश के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, वॉट हैपेंड? ख्वाहिश, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? श्रुति के सवाल पर ख्वाहिश ने धीमी आवाज में कहा, पता नहीं यार क्या हुआ है, बार बार थकावट महसूस कर रही हूँ, पहले तो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होता था। दिन भर एनर्जेटिक महसूस करते रहते थे हम, पर पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। अगर घर पर रुकते तो पक्का हमें डॉक्टर के पास लेकर चले जाते हमारे दादू, इसलिए हमने घर पर रुकने की जहमत नहीं उठाए और कॉलेज आ गए, पर अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है। ख्वाहिश की बात सुनकर श्रुति के चेहरे पर भी परेशानी नजर आने लगी। उसने ख्वाहिश के माथे को छूकर देखा तो ख्वाहिश का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था। उसने अजीब सा मुंह बनाया, बुखार भी नहीं है, फिर हुआ क्या है तुझे? अगर अच्छा नहीं लग रहा तो घर चली जा, या फिर मैं अर्थ को कॉल करके बुला लेती हूँ। ख्वाहिश ने जैसे ही श्रुति की बात सुनी उसने श्रुति को घूर कर, तो हमारे दोस्त है या दुश्मन? मतलब तुझे पता है कि हमें हॉस्पिटल जाना, डॉक्टर को दिखाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर क्यों हमें अस्पताल भेजने पर टली हुई है? चली जा यहाँ से। कहते हुए डॉट ख्वाहिश ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। श्रुति ने प्यार से कहा, ख्वाहिश मुझे तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हॉस्पिटल चली जा एक बार, मैं अर्थ को कॉल कर रही हूँ। ख्वाहिश ने जैसे ही यह सुना, देखो हम अभी अभी अर्थ के साथ कॉलेज आए हैं, अगर उन्हें पता चल गया कि हमारी तबीयत खराब है तो वह पक्का में अस्पताल में एडमिट करवा देंगे, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। अच्छा तुम यहीं पर बैठो, बाकी नमूनों का इंतजार करो, हम अभी बाथरूम से आते हैं। कहते हुए ख्वाहिश खड़ी हो गई। श्रुति ने ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, अरे रुको मैं भी आती हूँ। उसने इतना कहा ही था कि उसका मोबाइल बजने लगा। उसने देखा तो उसे आदित्य का कॉल आ रहा था। आदित्य का नंबर देखते ही श्रुति के चेहरे पर स्माइल आ गई। ख्वाहिश ने श्रुति की तरफ देखते ही कहा, तुम अपने आशिक के साथ बात करो, हम खुद चले जाएंगे। कहते हुए ख्वाहिश वहां से चली गई। श्रुति भी आदित्य के साथ कॉल पर बात करने में बिजी हो गई। ख्वाहिश को अभी भी काफी ज्यादा थकावट महसूस हो रही थी और उसे बार बार पसीना आ रहा था। वॉशरूम के पास आकर ख्वाहिश ने अपने दोनों हाथ घुटने पर रखे और गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ दिनों से उसके साथ हो क्या रहा है। वह थोड़ा सा चलते ही थक जाती थी। ठंडी एक्ट में बैठने के बाद भी उसे पसीने आने लगते थे। कुछ देर तक गहरी सांस लेने के बाद ख्वाहिश ने खुद को शांत किया और वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वह बाहर आई। उसे अब अपना सर घूमता हुआ महसूस हो रहा था। उसने अपने सर को पकड़ते हुए कहा, ये सब कुछ क्या हो रहा है हमारे साथ? गॉड, हम पागल हो जाएंगे। अपने चेहरे पर पानी की बूंदें मारी, पर अभी भी उसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हो रहा था। उसने मिरर में खुद के चेहरे को देखा। उसका चेहरा बीमार इंसान की तरह लग रहा था, जिसे देखकर ख्वाहिश ने खुद से कहा, हमारे तबीयत को हुआ क्या है? कल तक तो हम बिल्कुल ठीक थे। कहते हुए ख्वाहिश ने अपने सर को पकड़ लिया। उसे अब चक्कर आ रहे थे। ख्वाहिश ने धीरे से कहा, अर्थ। कहते हुए ख्वाहिश की आंखें बंद हो गई और वह बाथरूम के फ्लोर पर बेहोश होकर गिर गई। जारी है।